गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसके पहले के अध्याय में हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता था, शब्दों में इतिहास छिपा है, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। इस प्रकार के मुद्दों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुनकर कौन थे, भारतीय कपड़े का पतन, हथकरघों की बुनाई खत्म नहीं हुई, बुनकरी केंद्र, बेरोजगार बुनकरों का क्या हो गया, सूती कपड़ा मिलों का उदय, कपड़ा कारखानों की समस्याएं। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात कर रहे हैं कि इसके पहले का जो अध्याय या पाठ हम देखे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इसको हम पुनरावलोकन कहेंगे। तो चलिए पुनरावलोकन करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता था? दुनिया का कारखाना ब्रिटेन को कहा जाता था। मोसुल शहर किस देश में है? इराक में। बारीक बुनाई वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? उसको मसलिन कहा जाता था। कालीकट बंदर किस राज्य में है? केरला में। कालीकट से खरीदी सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? कैली को। रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को क्या कहा जाता है? छिंट। शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। वो कौन सा शब्द है? वो था बंडाना। जामदानी क्या है? यह एक तरह का बारीक मलमल है। जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ थे? ढाका और लखनऊ। पटोला बुनाई कहाँ होती थी? यह सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। पटोला बुनाई का भारी बाजार कहाँ था? दुनिया के नक्शे में इंडोनेशिया में। मसूलीपट्टनम किस राज्य में है? वो है आंध्र प्रदेश में। इंग्लैंड में कैली को कानून कब पारित किया गया? 1720 में। 1764 में जॉन केई ने कौन सा आविष्कार किया? स्पिनिंग जेनी का। 1786 में बाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, अभी हम अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बुनकर कौन थे, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये बुनकर लोग होते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले समुदायों के ये कारीगर लोग होते थे। तो इस प्रकार के जो समुदाय के लोग होते थे, बंगाल के जो थे वो तांती, उनको तांती कहा जाता था। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साले या कैकोलार तथा देवांग समुदाय प्रसिद्ध थे। ये अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम से ये बुनकर समुदाय के लोग काम करते थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण होता था। यह काम जनरली महिलाओं के जिम्मे रहता था और चरखा और तकली घर घर में वह उस वक्त पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था, पर जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। और बुनाई का काम आमतौर पर पुरुष करते थे। और कपड़े को रंगाई देने के लिए रंगरेज नामक समुदाय होते थे। छपाईदार कपड़ा चिप्पीगर नामक कारीगर बनाते थे। और बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीय लोगों की रोजी रोटी भी चलती थी। इसका मतलब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय पर निर्भर रहते थे, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि बंगाल का एक तांती बुनकर है, जो बेल्जियम चित्रकार सोल्विंस द्वारा बनाया गया था चित्र है ये। और ये 1790 के दशक में बनाया गया चित्र है, तांती, बंगाल के तांती समुदाय के। भारतीय कपड़े का पतन क्यों हो गया था, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कारण ये है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। क्योंकि भारतीय कपड़ा जनरली मैन्युअली तरीके से, मतलब कि वो हाथ माग से बनाया जाता था और हाथों से बनाया जाता था। लेकिन यूरोप और अमेरिका के बाजारों में जो कपड़ा होता था वो मशीनों से बनाया हुआ कपड़ा आता था, और इसीलिए उनके मुकाबले में हमारा भारतीय कपड़ा महंगा होता था, भले वो आकर्षक था। दूसरा कारण ये है
कि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। मतलब क्या होता कि भारत से जो कपड़ा ब्रिटिश में जाता था या ब्रिटेन में जाता था, इंग्लैंड में जाता था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने ज़्यादा कर लगा दिया था। इससे क्या हो गया, भारत का कपड़ा वहाँ महंगा जाने लगा। इससे वहाँ उसकी मांग घटने लगी थी और भारतीय कपड़ा अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से इस तरह से बाहर हो गया। और इसका असर ये हो गया कि जब भारतीय कपड़ा ही बाजारों में बेचा नहीं जाता था तो उस पर निर्भर जो बुनकर लोग होते थे वो हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को जो पेशगी देते थे वो भी बंद कर दी गई। इस तरह से भारतीय कपड़ा का उद्योग जो था वो बंद हो रहा था। एक औरंग शब्द आया है, यह औरंग का मतलब होता है कि फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है और वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हाथकरघों की बुनाई खत्म नहीं हुई, चाहे कैसा भी हो। भारतीय कपड़ा भले ही यूरोपियन मार्केट से बाहर हो गया था या उसकी मांग कम हो गई थी, लेकिन भारत में जो हाथकरघों की जो बुनाई थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके कारण देखिए कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में बने जो सूती कपड़े थे सूती कपड़े से पट गए थे और 1880 के दशक तक भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन का बना हुआ होता था। इसका मतलब क्या है, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में बने जो सूती कपड़े थे वो उनकी जगह यूरोपियन मार्केट से जो कपड़ा आता था, यूरोपियन उद्योगों से जो कपड़ा आता था वो यहाँ आना शुरू हो गया था। इससे बुनकर, सूत काटने वाले और महिलाएं लोग बेरोजगार हो गई थी और कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भले ही मशीनों से ज़्यादा मात्रा में कपड़ा उत्पादित किया जाता था, लेकिन भारत में जिस प्रकार की जो कारीगरी थी, कलाकारी थी, जो प्रकार की कुशलता दिखाई जाती थी कपड़ा बनाने के लिए, इस प्रकार के कपड़े मशीनों से भी नहीं बनते थे क्योंकि ये बहुत ही जटिल होते थे और जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले जो कपड़े मशीन पर नहीं बन सकते थे और इसीलिए हाथकरघों पर बने कपड़े रईस और मध्यम वर्ग में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मांग भी करते थे। बुनकरी केंद्र की हम बात करें तो इस प्रकार से जो बुनकरी केंद्रों का उदय हुआ है वो है पश्चिम भारत में शोलापुर, दक्षिण भारत में मदुरा। बुनकरी के लिए ये प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे और जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था उस दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया था कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए और हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने का उन्होंने आग्रह किया था। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए। इतना ही नहीं, जब भारत का ध्वज बनाया गया, तिरंगा झंडा बनाया गया था, उस वक्त चरखा भारत की पहचान बन गया था। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में भी इस चरखे को स्थान मिला था और इसीलिए हम देखते हैं कि 1930 में जो 31 में जो झंडा इस्तेमाल 1931 के बाद जो झंडा इस्तेमाल किया जाता था उस तिरंगे के बीच वाली जो पट्टी थी वो सब अभी हमको अशोक चक्र दिखाई देता, उसके जगह यहाँ चरखा दिखाई देता था। जब बुनकर लोग होते थे उनका व्यवसाय ठप्प होने लगा था, तो बुनकर लोगों का फिर क्या हो गया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे जो बुनकर थे वो बहुत सारे खेतीहर मजदूर बन गए। मतलब क्या, वो खेती पर काम करने के लिए जाने लगे और कुछ लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए थे और बहुत से देश बाहर मतलब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए भी वो चले गए थे। कुछ हथकरघा बुनकरों की बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले हुए जो कपड़ा कारखाने थे वहाँ उनको नौकरी मिल गई, तो वहाँ भी वो चले गए थे। इस तरह से भारत का जो बहुत ही प्रसिद्ध और वैभवशाली कपड़े बनाने का जो व्यवसाय था वो इस तरह से बंद हो गया, उसका पतन हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूती कपड़ा मिलों का भी उदय हुआ है। तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल जो है वो 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी और यह कताई करने वाली मिल थी और 19वीं सदी में शुरुआत में ही इंग्लैंड और चीन
को होने वाले कच्चे कपास के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। इसका कारण ये देखिए कि बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाले विशाल क्षेत्र के पास था और यहाँ आसपास जो खेती थी वो कपास के लिए बहुत ही अच्छी थी और इसीलिए यह कपास की खेती की जाती थी। यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल रहा था और 1900 तक बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी और इनमें से बहुत सारे जो मिलें थी वो पारसी और गुजराती समुदाय द्वारा व्यवसायी द्वारा खोली गई थी। 1800 बाद में अन्य शहरों में भी इस प्रकार की सूती कपड़ा मिलों का उदय हो गया है, क्योंकि 1861 में अहमदाबाद में पहला कारखाना खुल गया था। 1862 में कानपुर में भी कारखाना खुल गया और सूती कपड़ा मिलों की जो बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की भी मांग बढ़ने लगी थी और इसीलिए गांव से लोग शहरों की ओर आने लगे। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ बढ़ने लगे, जिससे गांव से शहरों के तरफ जाने की वजह से शहरों की जनसंख्या भी बढ़ने लगी थी। इस तरह से भारत में सूती कपड़ा मिलों का उदय होने लगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक कपास कारखाने में कुछ महिलाएं काम करती हुई नजर आ रही है। यह 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा बनाया गया चित्र है और कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी और जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। इस प्रकार से काम का भी विभाजन किया जाता। कपड़ा कारखानों की कुछ समस्या अभी हमने देखे थी। सूती कपड़ा मिलों का तो उदय तो हो चुका था, लेकिन यहाँ भी कुछ समस्याएं आपको नजर आती है, जैसे कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए हुए कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि भारत में जो कपड़ा बनता था उस कपड़े को ब्रिटेन से आए हुए कपड़े से उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। दूसरी समस्या ये है कि ज़्यादातर देशों में सरकारें जो होती थी वो आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देते थे, मतलब कि अपने देश के जो व्यापारी होते थे उनकी रक्षा करते थे, उनके हितों की रक्षा करते थे। लेकिन भारत में औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को इस तरह की सुरक्षा नहीं दी थी और इसीलिए भारत में जो कपड़ा कारखाने थे उनकी यह समस्या बढ़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय तो भारतीय कारखानों से सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कपड़ों का उत्पादन बढ़ने की मांग की जाने लगी थी, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाले जो कपड़े की मात्रा थी वो उसमें काफ़ी कमी आ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था और इसीलिए उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता था और इसीलिए भारतीय कारखानों से जो उत्पादित माल था उसको सैनिकों की जरूरत पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। दोस्तों, इस तरह से हमने इस अध्याय का दूसरा हिस्सा देख चुके हैं और इसी अध्याय का हम तीसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।